जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? मेरे साथ डॉक्टर जवाद जहांगीर साहब बैठे हुए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, बाल लगाते हैं बंदों के, और जो बाल गिर रहे होते हैं, गंजे हो रहे होते हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। और ये कमाली आदमी हैं। पिछली मरतबा हमारी इनके साथ एक वीडियो गई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा सवाल भेजे, तो हमने कहा डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं जो पाकिस्तान का हर शख्स जिसके बाल गिर रहे हैं जो पूछना चाहता है इनसे। और कुछ एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है, एक्सोसैम। और ये जो टेक्नोलॉजी क्या है, कहते हैं कि इसके बाद तो बाल लगाना सबसे आसान होगा। तो डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने पूछनी है आज, और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपके बाल पूरे भी हैं, नहीं भी कर रहे, तब भी इसको आप गौर से सुने, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ जाए। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं जिस तरह मेरे गिरते रहते हैं, तो फिर तो आपको डॉक्टर साहब की 100% ज़रूरत है। डॉक्टर साहब शुक्रिया। ये बताइए कि ये लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे, सर्जन्स पे, हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले लोगों पे एतमाद क्यों नहीं करते? वो कहते हैं टर्की जाएं जी, इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल को कहते हैं कैपिटल ऑफ हेयर सर्जन्स। तो वो कहते हैं उधर जाएं, इधर ना आए, फंस जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स। क्रेडिबिलिटीज डेवलप करते हुए टाइम लगता है, और पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट हर दूसरी इंडस्ट्री में मौजूद है। सिमिलरली हमारी इस फील्ड में भी इसी तरह। बट ट्रेंड बड़ी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। हम्म। वो लोग जिनका ख्याल था कि टर्की ही कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन है जहाँ पे कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और वहाँ पे उनको ट्रस्टवर्दी लोग ही मिलेंगे और उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी, अब ये चेंज होता जा रहा है। हम्म। वो लोग जो अपने पहला सेशन हेयर ट्रांसप्लांट का टर्की से करा रहे हैं, वो अब हमारे पास दोबारा आते हैं। आइदर वो अपनी रिपेयर सर्जरी के लिए आ रहे होते हैं, या वो अपने एक सेकंड सेशन के लिए आ रहे होते हैं, और वो अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि वहाँ पे क्या फ्लॉज हैं और उनको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं। सो वी ऑल नो के टर्की पाकिस्तानी सस्ता है, पाकिस्तान सस्ता? जो हमारे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनके लिए तो पाकिस्तान इंतहाई सस्ता है। अगर एक फॉरेनर के लिए दूसरे नेशनल के लिए कंपेयर करें तो अगेन पाकिस्तान उनके लिए निस्बतन टर्की के ज़्यादा सस्ता है। और एक्सपर्ट पाकिस्तानी ज़्यादा हैं या टर्किश डॉक्टर ज़्यादा है, डॉक्टर टर्किश सर्जन ज़्यादा हैं? आई वुड से कि पाकिस्तानी सर्जन्स ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसकी जो दलील है वो मैं इस तरह से दूंगा कि देर आर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम्म। जहाँ पे हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स इकट्ठे होते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी रिसर्च, पब्लिकेशंस, लेक्चर्स, एडवांसमेंट, सारी चीज़ें शेयर होती हैं। अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे आप देखें तो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं तादाद में भी, और उस टीचिंग और उस रिसर्च के अमल में भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं एज़ कम्पेयर टू टर्की। टर्की अनफॉर्चुनेटली अब एक ब्लैक मार्केट बन चुका हुआ है जहाँ पे क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। हम्म। सो जो इंटरनेशनल पेशेंट्स वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप माशाल्लाह खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो यू नो कि टर्की में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो वो पेशेंट्स जो वहाँ ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं वो अपने नॉलेज से, अपने डॉक्टर से कन्वर्सेशन खुल के कर ही नहीं सकते, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हम्म। भी यूज़ करें तब भी हम्म। वो नहीं कर हम्म। पाते। हम्म। सो दे डोंट नो कि करने वाला क्वैक है, नर्स है, डॉक्टर है, ये कौन है ये। सो इस सारे हिडन माहौल में वो एक दिन में एक एक क्लिनिक पे 10-10, 12-12, 15-15 सर्जरीज कर रहे हैं, और एक डॉक्टर के लिए इतनी सर्जरीज कभी भी एक वक्त में करना पॉसिबल ही नहीं तो होता। आप एक दिन में कितनी सर्जरी करते हैं? मैं एक दिन में, मेरी प्रायोरिटी होती है कि एक सर्जरी या मैक्सिमम दो सर्जरीज। आई ठीक डोंट है। थिंक सो कि इनसे ज़्यादा सर्जरीज को मैं बैक वक्त एक दिन में खुद जो मेरे परफॉर्म करने वाले स्टेप्स हैं वो मैं दो से ज़्यादा पेशेंट्स में कर अब सकता मैं हूँ। देखता हूँ कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जिनमें 6-7 मरीजों ने लटकाए होते हैं, बल्कि जैसे बकरों की तरह नहीं होते, लटका के उन्होंने ना। तो डॉक्टर साहब पहले इसको हाथ लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं, और बाहर चले जाते हैं। और पीछे जो लोग हैं वो लगे रहते हैं उसके ऊपर। मेरा ख्याल है वो शायद टाइम दूर नहीं होगा जब वो शुफ वाला सिलसिला हेयर ट्रांसप्लांट में भी आ जाए कि 100 बंदा बिठाया और वो एक दफ़ा शुफ करके डॉक्टर चला जाए और बाद में टेक्नीशियंस लगे रहें। सो ट्रांसप्लांट में स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो सर्जन ने अपने हाथ से करने हैं। उसने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, हम्म। पेशेंट का देखना है कि इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना। फिर उसने उसकी एक सर्जिकल प्लानिंग उसके साथ डिस्कस करनी है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करने हैं, कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने हैं। फिर उसने उसकी हेयर लाइन, उसने वो स्लिट्स बनाने हैं, वो होल्स क्रिएट करने हैं जिसकी वजह से एंगल्स, डायरेक्शंस और डेंसिटी सेट होगी। देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ कि जो आपके एक्सट्रैक्शन है डोनर एरिया से वो हम्म। सर्जन को खुद करनी चाहिए, हम्म। चाहे वो स्ट्रिप निकाल रहा है या वो इंडिविजुअल एफ कर रहा है। ये सारे स्टेप्स सर्जन के हाथों होने चाहिए। और जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो
उसके सर्जिकल असिस्टेंट्स कर सकते हैं कंडीशनली कि सर्जन थ्रू आउट वहाँ पे मौजूद रहे और उनको सुपरवाइज कर। अब ये जो पट्टी काटते हैं पीछे से वो बेहतर है या फिर वो एक एक बाल खींच के निकालते हैं? मैं ज़रा ज़्यादा, क्योंकि आप लोग टेक्निकल बातें करते हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आती, तो मैं उसको सिंपल कर रहा हूँ कि पीछे से पट्टी काट देते हैं या फिर एक एक बाल निकाल के तो लगा देते हैं। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? जो पट्टी निकालने वाला आप कह रहे हैं इसको नाम FUT कहते हैं ठीक। अपनी टर्मिनोलॉजी में, और जो इंडिविजुअल बाल निकाले जाते हैं इनको FUE कहते हैं। ये दोनों मेथड्स अब भी प्रैक्टिस किए जाते हैं और इनकी अपनी अपनी इंडिकेशन है। अगर कोई बहुत यंग लड़का 21 22 की एज में आ रहा है और उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो इन दैट केस हमारी प्रेफरेंस होती है कि वो पट्टी वाली सर्जरी कर दी जाए, ठीक। बिकॉज उसको मल्टीपल सेशंस चाहिए, इससे ठीक। उसका डोनर एरिया सेव किया जा सकता है। ठीक। बाकी नॉर्मली पेशेंट प्रायोरिटी यही होती है कि वो FUE की तरफ जाए और उसको इन स्टिचेज और इस पट्टी वाले प्रोसीजर की तरफ ना जाना पड़े। दैट्स वाई दूसरा प्रोसीजर है FUE, वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन जो पीछे से अगर फर्ज करें बाल निकालते हैं तो वो दोबारा उग आते हैं पीछे या वो खत्म हो जाता है? दिस इज़ द कॉमनेस्ट क्वेश्चन पेशेंट्स का ये भी बहुत सारा होता है। सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने जी कहा ये सवाल भी पूछ लेता हूँ, पीछे से बाल तो नहीं गायब हो जाते बंदे? जी, एक्चुअली जो रूट हम निकाल लेते हैं वहाँ पे बाल वो ग्रो नहीं करता। मल को खत्म हो जाता जी, है। वो ख़त्म हो जाता है। तो सर्जन का काम यही है कि उसने एक बैलेंस क्रिएट करना है उस अपने रिसिपिएंट एरिया में और डोनर एरिया में। सो डोनर एरिया से हमने इतने ही बाल निकालने हैं कि पीछे हम इतने छोड़ दें बाल कि वो उस सरफेस एरिया को कवर्ड रखें और वहाँ पे कोई पैचीनेस या बाल्डनेस डेवलप ना हो। सो यही बैलेंस ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली क्वैकरी में और इस फील्ड में एक दौड़ लगी हुई है कि किसने ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकालने हैं और ज़्यादा लगाने हैं। ये चीज़ क्वैकरी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और पेशेंट हमारे पास फिर बाद में स्टेप इन करते हैं क्लिनिक्स में कि ये हमारा डोनर एरिया स्पॉइल हो गया, काइंडली इसका हल बताएं। तो डोनर एरिया में ही डोनर एरिया से बाल निकाल के हमें दोबारा लगाने पड़ते हैं और इसको हम रिपेयर सर्जरी कहते हैं। और देर इज़ अ डिफाइंड परमानेंट सेफ डोनर एरिया। ये नहीं है कि किसी भी जगह से आपने बाल निकाले, दैट इज़ अ लिमिटेड एंड मिडल पोर्शन है हमारा डोनर एरिया का, जहाँ के बाल परमानेंट है, उससे बाहर निकल के हमने नहीं लगाना। सो तुर्की और दूसरी जगहों से क्वैकरी के शिकार जो पेशेंट आते हैं उनके बाल यहीं से निकाल के यहाँ लगा दिए जाते हैं और हमें फिर वो रिपेयर करने पड़ते हैं, यानी कि डोनर एरिया से ही बाल निकाल के दोबारा डोनर एरिया में लगाने पड़ते हैं। ओए होए, ये तो बड़ा खौफनाक होता होगा। जी, वो ना उनका फ्रंट कवर होता है और ना ही डोनर एरिया, वो दोनों जगहों से जो है वो बाढ़ ठीक हो है, चुके यानी होते हैं। आगे बाल लगाते लगाते पीछे से भी बिल्कुल जी फारिग हो गए, बिल्कुल। जी अच्छा, ये फरमाइए कि सवाल ये है कि ये लीगल प्रैक्टिशनर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लिनिक्स बने हुए हैं कि समझ नहीं आती कि लीगल है या इलीगल है ये। देखिए, पाकिस्तान में जो मेडिकल फील्ड है इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है जिसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल PMDC। काउंसिल कहते हैं, PMDC। सो बाय PMDC ने अपनी नोटिफिकेशंस भी जारी किए हुए हैं। उन्होंने फ़िलहाल प्लास्टिक सर्जन्स को और अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स जिन्होंने ये डिग्री की हुई है, इन दो को अभी तक अलाउ किया हुआ है। बाकी वो अपने पाथवे पे इसके काम कर रहे हैं कि किन लोगों को हमने किस ट्रेनिंग में डालना है और कब अलाउ करना है। फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये दो ऐसी डिग्रीज हैं जिनको उन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है और वो कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो इलीगल हैं। उन्होंने कंडीशंस ये रखी हुई हैं कि आइदर क्लिनिक में आपका प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए या ABHRS सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक करेगा। ठीक। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्टर है या क्वैक है? हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी, अब तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं ना वो ऐसा नहीं है कि वॉक इन करके किसी भी क्लिनिक में चले गए, वो ऑनलाइन सर्च करते हैं डॉक्टर के बारे में और फिर जाते हैं। सो लेट्स सी से कि अगर मेरे बारे में किसी ने सर्च किया और मेरी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो PMDC की वेबसाइट पे जाके मेक श्योर कर सकते हैं कि ये डॉक्टर है या नहीं है। सेकेंडली, अगर मेरी कोई भी डिग्री मेंशन हुई हुई है, लेट्स से अगर अमेरिकन बोर्ड की है, तो अमेरिकन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक किया जा सकता चेक किया जा सकता है एंड है। इजीली और ये अपना उसके बगैर होमवर्क नहीं घर, करवाना चाहिए, होमवर्क के बगैर नहीं करवाना चाहिए कभी भी। एटलीस्ट आप इतने बड़े स्टेप के लिए जा रहे हैं तो चंद मिनट निकाल के घर से आप ये होमवर्क कर लें और फिर जाएं। और वहाँ जब भी आप जाएं क्लिनिक में, तो आप जिस डॉक्टर का सुन के जिसके नाम पे आए हैं आप उससे काइंडली मिलें। ये नहीं कि वो किसी और शहर में बैठा है या वो किसी और क्लिनिक में है और उसने अपनी डिग्री जो है वो सबलेट की हुई है किसी टेक्नीशियन को कि ठीक है आप ये यूज़ करो और सर्जरीज करते रहो।
और आप यही सुनते रहें सर्जरी के दौरान कि बस डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आ डॉक्टर रहे साहब आ हैं, रहे पहुंच हैं, रहे हैं और बस। पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाए और उनको एंड पे बताया जाए ओहो सॉरी उनकी कोई एक इमरजेंसी हो गई हाँ, थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई उनकी। फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा, ये फरमाइए सर कि ये जो एक आदमी जो सर्जरी करवाना चाहता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको उसे इंश्योर करने चाहिए कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? देखें, ये जो हमने डॉक्टर्स की फिल्ट्रेशन की बात की, डॉक्टर और क्लिनिक को फिल्टर आउट करें, जाएं पहले अपने सर्जन के साथ कंसल्ट करें, ठीक है। अपने ज़रूरी टेस्ट करवाएं कि आप में कोई रेड फ्लैग्स ऐसे तो नहीं है जिसकी वजह से आपको सर्जरी नहीं करवानी। फिर रेड फ्लैग से मतलब ये है कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है? जी, रेड फ्लैग से मुराद ये है कि आप डायबिटिक हैं, आप कार्डियक पेशेंट हैं, आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपको कोई जो डिजीज़ ऐसी स्कैल्प की है जिसमें ट्रांसप्लांट कंट्राइंडिकेटेड है, कोई स्कारिंग एलोपेशिया है, जैसे आम टर्म में हम बालचरा कहते हैं, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसमें आप ट्रांसप्लांट कर लेंगे और वो कम्प्लीटली फेलियर की तरफ चला जाएगा। देन फिर आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि वो उसकी पार्टिसिपेशन क्या होगी हेयर ट्रांसप्लांट में, उसने कौन से स्टेप्स पर्टिकुलरली परफॉर्म करने हैं या उसके नाम पे टेक्नीशियन से परफॉर्म करने हैं। ये सारी चीज़ें अपने सर्जन से लाजमी पूछें, उसकी डिग्री, उसका एक्सपीरियंस, उसके इन्वॉल्वमेंट, और वो आपके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या ले रहा है, टेस्ट क्या कर रहा है, उसके थिएटर के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके क्लिनिक की हाइजीन कैसी है, और स्टेरिलाइजेशन के उसके क्या प्रोटोकॉल्स अच्छा, हैं। ये कहते हैं कि कोई लोगों की जान पे चली जाती है बाल लगवाते हुए। ऑब्वियसली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, अगर आप उसमें स्टेरिलाइजेशन और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सर है, आपका स्कैल्प है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शंस हो जाती हैं, सेप्सिस हो जाती है, तो दिस कैन टेक यू टू द डेथ एज वेल। फिर इसी तरह अगर आपने पेशेंट को फिल्टर आउट पहले नहीं किया, वो अपनी कोई कार्डियक मेडिकेशंस ले रहा है और आप मेडिसिन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिनकी इंटरेक्शन होती है, तो ऑन स्पॉट आपको क्रिटिकल सिचुएशंस फेस करना पड़ सकती हैं और डेथ होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ टेबल पे ही बंदा मर गया वो बाल लगवाते जी हुए भी। जी, कई एग्जैक्टली ऐसी एग्जांपल्स आए हैं सारी। ये ऐसे ख़तरनाक ड्रग इंटरेक्शंस हैं जो कॉमनली हम मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, लाइक एड्रीनालिन एंड जो लोकल एनेस्थीसिया की भी ड्रग्स हैं। नॉर्मली इट्स अ सेफ प्रोसीजर, बट सेफ का मतलब ये नहीं है कि वो हर 100% लोगों के लिए सेफ है। यू हैव टू फिल्टर आउट। सो अगर आप फिल्टर आउट नहीं करेंगे तो जिस तरह की सिचुएशन आप बता रहे हैं, ऑन टेबल वो डेथ्स एक ऐसे रिकॉर्ड हुई हैं। बड़े मशहूर अदाकार है ना, साजिद हसन साहब, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने किसी से बाल लगवाए, वो सारा सर उनका सूज गया। उन्होंने फिर एक वीडियो बना के कहा कि ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है सारा। अ, तो ऐसा भी तो होता है ना, लोगों के सर ही सूज जाते साजिद हसन साहब से भी एक गिला है कि हैं। उन्होंने भी तस्वीर का सिर्फ एक रुख बताया और दूसरा रुख नहीं। उनको चाहिए था कि वो पूरी पिक्चर सामने लाते कि वो खुद डायबिटिक थे या नहीं थे, आया उनका ट्रांसप्लांट किसी सर्जन ने किया या किसी क्वैक ने किया, और जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हुई थी तो वो अपने सर्जन या डॉक्टर के पास गए थे या नहीं गए थे। मोस्ट प्रॉब्ली उनका ट्रांसप्लांट किसी क्वैक ने ही किया और वो एंड टाइम तक उनको तसल्लियां देता रहा कि सब ठीक है, सब ठीक है, और जब पानी सर से गुजर गया तो उनको मजबूरन वो सर लेके कैमरे के सामने आना पड़ा। हाँ, नहीं वो बहुत ही अफसोसनाक था। उससे लोगों ने सर्जरीज करवानी बंद कर दी थी। वो बड़ी एक ऐसी वीडियो थी जिसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली आप ठीक हैं, अभी तक ये, हालांकि ये वाक्य बहुत पुराना है पुराना लेकिन है अब लेकिन तक अभी लोग तक उसको याद है। कोट करते हैं, लेकिन ऑन इन द सेम टाइम ऑन द अदर साइड कितने सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया वो डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते हाँ, आज। नहीं वो पता नहीं सो चलता उनका। अगर इंडियन साइड की बात की जाए, जो प्रोमिनेंट हीरोज उनके, चाहे सलमान खान है, एनी अदर खान, सब ने जो है ये वो हेयर शाहरुख खान के ट्रांसप्लांट। वैसे ओरिजिनल है या उसने विग शाहरुख लगाई खान का हुई है? ट्रांसप्लांट हो चुका हुआ है, सलमान खान का एक से ज़्यादा सेशंस हो चुके हैं। हाँ 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 हाँ, ज़ाहिर है। अच्छा, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल पेश हो रही हैं। मैं तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि ये क्या चीज़ होती है। ABHRS है और दूसरा ISHRS है। ये क्या चीज़ होती है जी? ये दो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। ABHRS स्टैंड्स फॉर अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर सर्जन्स। ये एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो, जिसमें आप अपीयर होते हैं विद योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप ट्रेनिंग करने के बाद उनके एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वहाँ से फिर आप उनके डिप्लोमेट बनते हैं। एंड ये दुनिया भर में सबसे बड़ी डिग्री हेयर ट्रांसप्लांटेशन में समझी जाती है, जिसके बाद आप वर्ल्ड वाइड बहुत से मुल्कों में अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस कर प्रॉपरली सकते हैं। स्टार्ट कर ठीक सकते हैं। इसी ठीक है। तरह ISHRS जो है, अगेन दैट इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म।
जहाँ पे दुनिया भर के सर्जन्स यूनाइट होते हैं, और दैट इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और इसमें भी लोग जब उनके साथ एक अरसा दराज रहते हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में रहते हैं, ट्रेनिंग्स में रहते हैं, तो वो भी अपनी फेलोशिप अलॉट करते हैं। ठीक हो गए। अच्छा, ये दो चीज़ें और हैं, जैसे पीआरपी है, वो तो है सबको ही पता है कि वो आपका ब्लड लेते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, उसको वाइट ब्लड, उसके वाइट सेल्स अलग करते हैं, फिर इंजेक्ट कर देते हैं दोबारा। ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग इसके एक्सपर्ट हो गए हुए हैं। लेकिन एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको एक्सोसैम कहते हैं शायद। ये एक्सोसैम्स क्या है? एक्सोसोम्स है या एक्सोसैम? एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स है, ठीक। सो पीआरपी काफ़ी सक्सेसफुल रही, और बड़ी फेवरेट रही क्लिनिक्स की, पेशेंट्स की एंड डॉक्टर्स की, बिकॉज ये एक तरह से उनके अपने ब्लड से लेकर प्रोसेस करके किया जाता था। ठीक है। एक्सोसोम्स इसी की एक एडवांसमेंट है। हम इसको टाइप ऑफ स्टेम सेल थेरेपी कह सकते हैं, और इसमें वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली दूसरे प्लांट से या एनिमल से लिए जाते हैं, उनको फ्रोजन फॉर्म में सेव किया जाता है और किसी भी पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। आप ये कह लीजिए कि दे आर टाइप ऑफ बूस्टर्स। अगर आपके टाइनी हेयर्स, वीक हेयर्स मौजूद हैं, तो ये उनको बूस्ट करेंगे, उनकी सेल डिवीजन तेज़ी से होगी, वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगे। इनको स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जॉइंट्स के लिए भी, हेयर्स के लिए भी। सो यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट आएगी जब इसकी एडवांसमेंट फर्दर होगी और एक कंप्लीट प्रॉपर स्टेम सेल्स जब बन जाएंगे। ठीक है। बट अभी इनिशियल स्टेज पे ही है। जी, बट अभी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट आता है, तो वो ओवर सेल होना शुरू हो जाता है। सो स्टिल अगर हम ये समझें कि एक्सोसोम्स ने हेयर ट्रांसप्लांट को जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट बन चुका है और अब हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। कुछ लोग फेक बिफोर एंड आफ्टर्स दिखा के एक्सोसोम के ट्रीटमेंट को ओवर सेल करने की कोशिश करते हैं। सो खुद को क्लियर रखें और अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक रखें कि हेयर ट्रांसप्लांट से क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और एक्सोसोम से आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे इसकी सेफ्टी मेजर्स और इसकी एफिकेसी बढ़ती जा रही है विद टाइम। आप जैसे रिसेंटली हमने एक मशीन इंपोर्ट की है जिसमें हम आपके अपने ब्लड से ही एक्सोसोम्स को प्रिपेयर करेंगे। सो वो कंसर्न जो पेशेंट्स का होता था कि ये ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसे एनिमल के ब्लड से ड्राइव किया गया है जो जो कि हलाल हलाल ही ना हो, या किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा। सो दे आर कॉल्ड ऑटोलोगस एक्सोसोम्स। सो हमने वो स्टार्ट कर दिए हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं और दे आर कम्प्लीटली सेफ एज वेल। ये उनके लिए जिनके बाल गिर रहे होते हैं। जी, गिरने की स्टेज में हैं और आपने इनको वहाँ से कंट्रोल करना है। ठीक है। जो बंदा बिल्कुल कम्प्लीटली बाल्ड हो चुका हुआ है, उसकी स्किन शाइन कर रही है, ठीक है, कम्प्लीटली, तो उसमें एक्सोसोम्स का कोई खास रोल नहीं है। उसको डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट ही चाहिए। हाँ, वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए वो ये एक्सोसोम्स उसके लिए और ये बेस्ट है। इंजेक्शन की फॉर्म में होते हैं ये? यस, ये बिल्कुल जैसे पीआरपी की जाती है, ठीक है। उसी तरह इसका बस प्रोसेस है कि स्कल में इसको लगाते हैं। स्किन के अंदर जो है स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है एक हम्म। मखसूस डेप्थ पे जाके। ठीक है। और ज़्यादा तकलीफ तो होता है या ठीक है? नहीं, अमूमन इसको नाम करके सुन करके किया जाता है, और इसको आप वॉक इन प्रोसीजर हम कह सकते हैं कि हम ऑफिस से गए, कराया और दोबारा ऑफिस में आके अपनी और रूटीन पता नहीं रिज्यूम चलता। कर सकते और हैं। पता नहीं चलता किसी हाँ, को। डाउन टाइम इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, वो बस ये है थोड़ी सी सुनसुनाहट होती रहती सर के अंदर। वो ऑब्वियसली नमनेस रहती है, तो एक ऑकवर्ड फीलिंग उसकी कुछ नहीं, देर वो के लिए ज़ाहिर है होती सर। अच्छा सर, ये दूसरा ये बताइएगा कि ये कहते हैं कि नए कोई प्रोसीजर्स आ रहे हैं और ये रिप्लेस कर देंगे इसको, हेयर ट्रांसप्लांट को, नई चीज़ें हो जाएंगी और ये सब पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, कोई ऐसे नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं? है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। बिल्कुल ऐसी एडवांसमेंट्स आनी हैं जब प्योर स्टेम सेल्स ऐसे बन जाएंगे जिनको इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाएगा और वो बालों के फॉर्म में ग्रो कर जाएंगे। बट आई थिंक कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो स्टेम सेल्स बहुत बाद में आएंगे। अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है हमें लिवर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस करने के लिए, ऐसे स्टेम सेल्स की ज़रूरत है। अभी हमें किडनी को रिप्लेस करने के लिए, उसका ट्रांसप्लांट रोकने के लिए स्टेम सेल्स की ज़रूरत है। तो साइंटिस्ट ज़्यादा उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जिस दिन उनका वहाँ पे उस स्टेम सेल का जो कामयाब हो तजर्बा है जाए। वो कामयाब हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उसके फ़ौरन बाद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है जो प्योर स्टेम सेल्स आप इंजेक्ट करें और हेयर फॉलिकल्स आपके ग्रो करना शुरू कर दें। जहाँ पे भी ये शोशा छोड़ा जाता है
वो जस्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स के तौर पे होता है और पेशेंट को जस्ट चार्ज करने के लिए या ओवर सेल करने के लिए किया जाता है। इसके रियलिटी कोई नहीं है इसके अंदर, अभी तो तक ऐसे के लिए रियलिटी नहीं ये है। कॉस्मेटिक्स है सिंपल। जी जी, ये रूटीन केयर के तौर पे, बूस्टर्स के तौर पे जो अभी टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैं जैसे एक्सोसोम्स हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इस इंडस्ट्री में कोई एक चीज़ है जो तब्दील कर सकें जिससे बहुत से पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इस मेडिकल टूरिज्म को इन करना चाहते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जैसे टर्की इससे फ़ायदा उठा रहा है। तो आई थिंक अगर हम इस क्वैकरी को एंड लगा दें ठीक होगा। और अपने पाथवेज बना लें कि ये वो डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग और इन क्रेडेंशियल्स के बाद प्रैक्टिस कर सकते यानी हैं, प्रोफाइल गवर्नमेंट जो है डॉक्टर्स के खुद नशर करेगी, ये डॉक्टर्स हैं हाँ वो डिसाइड कर दे, या डिसाइड उनका कर। तरीकाकार डॉक्टर्स के लिए भी डिसाइड कर दे कि आप ऐसे ट्रेनिंग करें, ये डिग्री लें और इसको प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे इतना अच्छा काम करने वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं और वो अच्छे खासे फॉरेनर पेशेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं और लोग आएंगे और अब भी आते हैं। अभी जो हमने लास्ट ट्रांसप्लांट अपने क्लिनिक्स में किया, द पेशेंट वाज फ्रॉम इंडोनेशिया। वो एक इंटरनेशनल पायलट है, वो दुनिया भर में ट्रैवल करता है, वो टर्की भी जाता है, दुबई भी जाता है। सो उसने प्रोफाइल्स चेक करके पाकिस्तान में इंतखाब वगैरह हमारा किया है, तो ऑब्वियसली बाकी डॉक्टर्स के पास भी इसी तरह पेशेंट्स आते हैं। जस्ट इसमें थोड़ी गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, क्वैकरी को एंड करें, क्योंकि क्वैकरी बदनाम करती है जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स उनको भी, कि पाकिस्तान में वहाँ ट्रांसप्लांट हुआ था, जैसे साजिद हसन की बात की जा रही है कि वहाँ इससे ट्रांसप्लांट हुआ था और इस तरह हो गया था, वो फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी उसमें बदनाम होते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, डेस्परेटली इम्प्रूव करना चाहिए? रेगुलेशंस रेगुलेशन। रेगुलेशंस ठीक। फिर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जैसे हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, उनको स्ट्रेंथन करें कि ये आपकी फील्ड है, आप इसका कंट्रोल लें, हम आपके साथ हैं। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। और ये ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड करते हैं पाकिस्तान जो है? ग्लोबली मैंने आपको बताया ना, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर ABHRS एंड ISHRS। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 22 से ज़्यादा लोग ABHRS डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ शहरों में। सो ये किसी भी दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन में एक हाईएस्ट नंबर है। शायद टर्की में 22 ABHRS डिप्लोमेट्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिमिलरली इंडिया में भी इसके इक्वल होंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। सो जब कभी हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो उसमें मेजॉरिटी में हमारे ही डॉक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ें, अपनी रिसर्च पब्लिकेशन, दूसरी तीसरी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस होता है। तो यहाँ पे हेयर डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बना देती गवर्नमेंट, एक जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पे होती है, वो एक पूरा सेक्टर डेवलप कर दें, वहीं पे क्लिनिक्स बने, पूरी एक हेयर डिस्ट्रिक्ट हो, लोग आए वहाँ पे सीधा, वहीं पे होटल्स बने हों, वहीं पे क्लिनिक्स हों। मैंने यूएस में काम किया है, जैसे जो आप आइडिया दे रहे हैं, उनका मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है शिकागो में, इलिनॉइस में। जी। सो अगर ऐसा कुछ चलें, बाकी शहरों की ना बात करें, पाकिस्तान में इस्लामाबाद का एक सेक्टर एलोकेट कर दें और वहाँ पे उनके पास जो फॉरेनर पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी का अगर ज़िम्मा ये ले लें और इस तरह का डिस्ट्रिक्ट बन जाए, तो यू विल सी चेंज विद इन 2 years और 3 years। आपको नज़र आएगा कि मेडिकल टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच गई हाँ, है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा वीडियोस सर्कुलेट कर रही होती हैं कि उसने फलां जगह से सर्जरी करवाई, वो लंबे लंबे बाल हैं, उसने पूरा ऐसा लगता ही नहीं कि उसने कोई सर्जरी करवाई होगी। तो हर आदमी ये समझता है कि ये बड़ा इजीली अब मुमकिन है, जबकि मुमकिन नहीं होता। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, कोई ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? लोगों को बताएं कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। हर क्लिनिक, हर डॉक्टर अपनी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पिक्चर लेता है बिफोर एंड आफ्टर की, और वो अपने सोशल मीडिया पे वो पेस्ट कर देता है और उसका हर व्यूअर देखता ये है और यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी सेम रिजल्ट ले सलमान खान पाएगा, बन जाएगा या वो भी शाहरुख खान सलमान बन खान, जाएगा। शाहरुख खान बन जाएगा। बट एक्चुअली ये वो चीज़ है जिसको आप प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सेट करें। अदरवाइज आपका पेशेंट डिसपॉइंटेड होगा, वो आपको बुरा भला कह रहा होगा, वो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहा होगा। ये जब तक आप उसको नहीं समझाते कि ये आपका डोनर एरिया है, ये आपका रिसिपिएंट एरिया है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आपके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं,
ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उसकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप करें, और जब भी हमने पेशेंट से बात की और उसको समझाने की कोशिश की लॉजिकली, तो उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। सो उनको पहले सेट करना चाहिए और फिर प्रोसीजर स्टार्ट करना कौन सी ऐसी चीज़ें जो पेशेंट को साफ कह देनी चाहिए कि भाई ये नहीं हो सकता, तुम शाहरुख नहीं बन सकते या सलमान खान नहीं बन सकते तुम? चाहिए। ये अगेन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अगर पेशेंट किसी दूसरे की तस्वीर मैक्सिमम बाल्डनेस के साथ उठा के ले आता है कि मैं ऐसे बनना चाहता हूँ या मेरी हेयर लाइन ऐसी होनी चाहिए, सो वहाँ पे डॉक्टर को समझ जाना चाहिए और पेशेंट को समझाना चाहिए कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसके बावजूद अगर पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो इट्स बेटर टू रिफ्यूज हिम, बिकॉज यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें पेशेंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही रहती हैं। सो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, दैट इज़ अ कंट्राइंडिकेशन कि आप उस पेशेंट को रिफ्यूज कर दें। इसके अलावा बहुत सी मेडिकल डिजीजेज हैं जिनका मैंने जिक्र पहले भी किया, अगर उनमें से कोई है तो उसमें भी पेशेंट को स्ट्रेट वे रिफ्यूज कर देना बेहतर है। और ये फरमाइए कि मिसकंसेप्शन क्या है जी, जो आप समझते हैं कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि यार ये नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं? कौन सी बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि कैंडिडेट आ रहा होगा 40 साल की उम्र में, वो कम्प्लीटली बाल्ड होगा, स्किन उसकी शाइन कर रही होगी, और वो समझ रहा होगा कि डॉक्टर साहब जो है ना बहुत कमाल किस्म के बंदे हैं और जादूगर हैं, हाथ जादूगर हैं, लगाएंगे, हाथ और फेरेंगे और ये सारे हाँ ये बाल अभी शुभ करेंगे और मैं दोबारा 18 साल वाली मेरी डेंसिटी हो जाएगी। सो दुनिया का बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको 100% नेचुरल डेंसिटी जो आपकी टीन एजेस में थी या अर्ली एजेस में थी, वो कभी भी नहीं दे सकती। यहाँ पे हम, आप ये समझ लीजिए कि 60,000 ग्राफ्ट हैं तो उनकी जगह हम 3500 या 4000 ग्राफ्ट लगा रहे होते हैं। तो दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, जिसमें हम वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये दिखें 60,000, लेकिन एक्चुअली वो 3500 या 4000 ग्राफ्ट्स हैं। सो ये मिसकॉन्सेप्शन कि हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ये बहुत कॉमन है। और ये फरमाइए, ये जो एक और कॉमन सवाल है कि जो जब बाल लगवाए जाते हैं तो पुराने भी गिर जाते हैं बंदे के, कि वो कमज़ोर हो जाते हैं? टेम्प्रेरी ये फेज़ आ सकता है, इसको हम शॉक लॉस कहते हैं, क्योंकि आपने उन रूट्स के बहुत नियर बाय रूट्स की इम्प्लांटेशन किया है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रूट अंदर ही मौजूद है बाकी बालों की तरह, इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स की तरह, वो भी दोबारा ग्रो कर जाते हैं। दैट टेक्स 3 मंथ्स, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता अच्छा, एक रिपेयर होता है, एक फिक्सिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है जी? एक रिपेयरिंग होती है। है, रिपेयर fixing। सर्जरीज हम उनको कहते हैं जो पहले ट्रांसप्लांट हुआ लेकिन ख़राब हो गया, वहाँ पे डोनर एरिया की पैचीनेस है या फ्रंट पे उनके रिजल्ट्स नहीं आए, दीज आर कंसिडर्ड एज मोर चैलेंजिंग केसेस फॉर द सर्जन्स। और ऐसे रिपेयर केसेस हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ड्यू टू कॉमन क्वैकरी, टर्की वाला जो बुखार है उसकी वजह से भी। वो ख़राब करके आ जाता है बंदा जी, ना। और उनमें फिर हमें ये रिपेयर्स करनी पड़ती हैं जो कि 100% दोबारा उस तरह नॉर्मलाइज करना उसको मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी डैमेजेस जो हैं हम उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश और ये करते हैं। इजीली हो जाता है कि मुश्किल नहीं, होता है? ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के लिए सबसे मुश्किल चीज़ रिपेयर सर्जरी ही होती है, और किसी की एक्सपर्टीज़ का भी इसी से पता चलता है कि वो रिपेयर सर्जरी इसको कैसे लेके चलता है। हेयर लाइंस गलत बनी होती हैं, लो डाउन करके माथे के ऊपर लाई होती हैं, हेयर लाइन बहुत स्ट्रेट होती हैं। ये सबसे कॉमन रिपेयर सर्जरी है कि हेयर लाइन को हम रीडिफाइन कर रहे होते हैं, दोबारा वो से बना नीचे ले देते हैं। आते हैं यहाँ पे। मतलब उन्होंने यहाँ आके एक स्ट्रेट सी बना दी जो अच्छा। टोटली अननेचुरल लग रही है, ये उसकी जगह ही नहीं है। मेल्स में हमारे फोरहेड साइज़ का मिनिमम साइज़ 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ऊपर हेयर लाइन हो या 7 सेंटीमीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। सो 5 पे 4 पे बन के आ जाती हैं, फिर हमें यहाँ से वो बाल एक्सट्रैक्ट करके ऊपर शिफ्ट करने पड़ते हैं, जिसके रिजल्ट में पेशेंट को थोड़ी बहुत स्कारिंग आ सकती है, इस तरह के इश्यूज़ हैं। सो ये रिपेयर सर्जरीज कहलाती हैं और ये काफ़ी मुश्किल होती हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि आपके पास क्यों आए बंदा? तो देखें ना, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा क्लिनिक्स हैं और बहुत सस्ते भी हैं और आप महंगे डॉक्टर हैं, तो आपके पास क्यों आए? देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे पास है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि हमेशा क्वालिफाइड और एक्सपर्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं जो रूटीन में सर्जरीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रोफेसर है और 6 माह में एक सर्जरी कर रहा है और आप उसका इंतखाब कर लें। वो सर्जन्स जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट को अपनी परमानेंट फील्ड के तौर पे इंतखाब किया हुआ है, उसका डेली प्रैक्टिस है जी। डेली प्रैक्टिसेस हैं उनकी और रूटीन में वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ऐसे सर्जन्स का इंतखाब करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेरा ही इंतखाब करें, हर पाकिस्तान के हर शहर में एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। जस्ट अपना होमवर्क करें, उनकी अथेंटिसिटी को चेक करें, देन गो फॉर दैट। और ऐसा मौका नहीं डॉक्टर साहब कि हम आपका नंबर दे देते हैं और कोई भी शख्स आपसे फ्री मशवरा लेना चाहे,
तो आप उसको फ्री मशवरा दें। मसलन किसी जगह से भी सर्जरी करवा रहा है वो, और वो आपसे पूछ लेता है कि जी मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं या क्या करूं, तो क्या आप अवेलेबल होंगे लोगों के जी, मशवरों के बिल्कुल, लिए? जो हमारी टीम इस व्हाट्सएप नंबर को डील कर रही होती है, वहाँ पे जो भी क्वेरीज़ आती हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, वो मेरी मशावरत के बाद ही उनको आंसर किए जाते हैं, और वो ज़रूर करें। एटलीस्ट पाकिस्तान में सर्जरी कराने से पहले हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट मौजूद है, उस पे एक दफ़ा जाके देख लें कि जिस डॉक्टर का इंतखाब वो कर रहे हैं, वो उसमें इन लिस्ट है या नहीं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट और बेसिक स्टेप जो हर पेशेंट को पाकिस्तान में एटलीस्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले ज़रूर कर लेना जी, चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। और थैंक यू मेरा वेरी ख्याल है मच। डॉक्टर साहब ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप अगर इन सवालों के जवाब बार बार सुनेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, याद रखें। बाल सिर्फ बाल नहीं होते, आपकी खोपड़ी में लगने होते हैं, सर में लगने होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी खराबी भी होगी तो आपकी ज़िंदगी फिर नॉर्मल नहीं रहेगी। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और ठीक ट्रीटमेंट करवाएं, बजाय इसके कि आप गली मोहल्लों के अंदर जो 25 से 25 हज़ार रुपये में बाल लगा रहे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी सिर्फ 25 हज़ार रुपये लिए और उसने बाल लगा दिए, जो ज़ाहिर है मुमकिन ही नहीं। 25 हज़ार में तो बकरी नहीं मिलती है आजकल। हाँ, तो आप अगर उसमें बाल लगवाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब का नंबर हम दे रहे हैं, आप किसी वक्त भी मशवरे के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं।